जब हम अपना पैसा, अपनी मेहनत की कमाई किसी बैंक में रखते हैं तो एक भरोसा होता है कि वो सुरक्षित है। पर क्या कभी ये सोचा है कि हमारा ये पैसा असल में किसके काम आ रहा है? क्या वो किसी छात्र को पढ़ाई के लिए लोन दे रहा है, किसी छोटे कारोबारी का सपना पूरा कर रहा है, या फिर हजारों करोड़ की किसी बड़ी कंपनी को और बड़ा बना रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि जब बैंक हमारे ही पैसे को आगे कर्ज पर देता है तो क्या वो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है? बिल्कुल। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व कर्मचारी के साथ हुई बातचीत के कुछ नोट्स हैं। और उन्हें बैंकिंग की दुनिया में 40 साल का तजुर्बा है। हाँ, 40 साल। और इन नोट्स के जरिए हम भारतीय बैंकिंग सिस्टम, खासकर जो सरकारी बैंक हैं, उनके काम करने के तरीके को गहराई से समझेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो बैंकिंग जो कभी सेवा के लिए बनी थी, वो मुनाफे की दौड़ में इतनी आगे कैसे निकल गए। और इस दौड़ का आम जमाकर्ताओं पर, छोटे कर्जदारों पर और हाँ, बड़े कॉर्पोरेट्स पर क्या असर हुआ है, आज की चर्चा इसी पर होगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब उन्हें प्राइवेट हाथों से लेकर सरकार ने अपने कंट्रोल में लिया, तो उसके पीछे सोच क्या थी आखिर? जरूरत ही क्यों पड़ी ऐसा करने की? ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि भारतीय बैंकिंग की पूरी कहानी की जड़ असल में यही है। अच्छा। राष्ट्रीयकरण के पीछे का मकसद एकदम साफ था। बैंकिंग को मुनाफे का धंधा नहीं बल्कि देश की सेवा का एक जरिया बनाना। सेवा का जरिया? जी। उस वक्त ज्यादातर बैंक जो थे वो बड़े शहरों तक ही सीमित थे और उनका फायदा सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा था। मतलब गांव, देहात और आम आदमी वो सब बैंकिंग की पहुंच से बाहर थे? बिल्कुल, पूरी तरह से। इसलिए लक्ष्य रखा गया कि बैंकों की शाखाएं देश के कोने कोने में, खासकर गांव में खोली जाएं। किसानों, छोटे कारीगरों और छोटे उद्योगों को आसानी से कर्ज मिले, ये पक्का किया जाए। हमारे पास जो स्रोत है उसमें एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकों के कुल कर्ज का सिर्फ 9% हिस्सा ही किसानों और छोटे उद्योगों तक पहुंचता था। एक मिनट, सिर्फ 9%? हाँ, सिर्फ 9%। यानी 90% से ज्यादा पैसा सिर्फ बड़े लोगों के काम आ रहा था। तो जाहिर है राष्ट्रीयकरण के बाद ये तस्वीर बदली होगी। अरे जमीन आसमान का फर्क आ गया। इसका असर कमाल का हुआ। 1991 आते आते देश की कुल बैंक शाखाओं में से 58%, मतलब आधे से ज्यादा, ग्रामीण इलाकों में थी। 58%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और सोचिए इसका एक और गहरा सामाजिक असर हुआ। देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हुई। देश के जो टॉप 1% अमीर लोग थे, उनके पास जो संपत्ति पहले 21% थी, वो घटकर सिर्फ 6% रह गई थी। ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। ये सुनने में तो एक आदर्श स्थिति लगती है। ऐसा लगता है जैसे बैंकिंग सिस्टम वही कर रहा था जिसके लिए उसे बनाया गया था। तो फिर ये सब बदल कैसे गया? वो सेवा वाली सोच मुनाफे की रेस में कैसे बदल गई? ये बदलाव आया 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। हाँ, एलपीजी रिफॉर्म्स। उसके साथ ही बैंकिंग पर नरसिम्हम समिति की सिफारिशें आईं और उन सिफारिशों ने, आप कह सकती हैं कि बैंकिंग की पूरी परिभाषा ही बदल दी। कैसे? साफ तौर पर कहा गया कि बैंकिंग एक लाभ के लिए व्यवसाय है, कोई सोशल सर्विस नहीं। बस यहीं से धीरे धीरे प्राथमिकताएं बदलने लगी। और हमारे स्रोत के मुताबिक 2014 के बाद तो इस बदलाव ने और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ ली। हाँ, 2014 में पुणे में एक बड़ी बैठक हुई थी। ज्ञान संगम नाम था उसका। ज्ञान संगम। उसमें सभी सरकारी बैंकों के प्रमुखों को बुलाया गया और एक तरह से ये संदेश दिया गया कि अब उन्हें भी प्राइवेट बैंकों के मॉडल पर काम करना होगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना ही उनका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा। बस यहीं से वो जो सेवा का विचार था वो और भी पीछे छूट गया और प्रॉफिट सबसे आगे आ गया। और इसी मुनाफे की दौड़ का शायद सबसे बड़ा असर कर्ज देने के तरीकों पर पड़ा, है ना? खासकर इस बात पर कि कर्ज किसे और किस इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है। बिल्कुल। स्रोत में जो आंकड़े दिए गए हैं वो तो वाकई हैरान करने वाले हैं। हैरान करने वाले से भी कहीं ज्यादा हैं। स्रोत बताता है कि आज देश में 449 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। 449 कंपनियां? जी। और इन सबको ये कर्ज औसतन सिर्फ 4% की ब्याज दर पर दिया जा रहा है। क्या? सिर्फ 4%? आज जब महंगाई इतनी ज्यादा है तब इतनी सस्ती दर पर कर्ज? इसका कोई बड़ा उदाहरण है हमारे पास? एक बहुत ताजा और बड़ा उदाहरण है। जब टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीदा तो उन्हें बैंकों से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मिला
और आप अंदाजा लगाइए किस रेट पर? 4%। बिल्कुल, सिर्फ 4% की दर पर। 10,000 करोड़ का कर्ज सिर्फ 4% पर। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर किसी आम इंसान को, मान लीजिए अपने बच्चे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए या किसी को अपनी छोटी सी दुकान खोलने के लिए लोन चाहिए, तो बैंक उससे कितना ब्याज लेता है? यहीं पर इस कहानी का सबसे दुखद और विरोधाभासी पहलू सामने आता है। छोटे कर्जदार जैसे कि छात्र, एमएसएमई चलाने वाले या किसान जब बैंक से कर्ज लेने जाते हैं तो उन्हें 11% से 12% तक की ऊंची दर पर कर्ज मिलता है। एक मिनट, मतलब बड़े कॉरपोरेट को 4% और आम आदमी को 12%? ये तो 3 गुना का फासला है। हाँ, 3 गुना। लेकिन ये सारा पैसा तो हम जैसे आम जमाकर्ताओं का ही है, जिन्हें अपनी बचत पर मिलता क्या है? मुश्किल से 3 से 6% ब्याज। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। स्रोत के मुताबिक यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी त्रासदी है। कैसे? आम लोगों से सस्ता पैसा लिया जाता है, उन्हें उनकी जमा पर बहुत कम ब्याज देकर। फिर उसी पैसे को देश के सबसे अमीर कॉर्पोरेट्स को और भी सस्ती दर पर दे दिया जाता है। और जब उसी आम आदमी को अपने किसी काम के लिए कर्ज की जरूरत पड़ती है तो बैंक उसी के पैसे पर उसे 3 गुना ज्यादा ब्याज लगाता है। तो ये ब्याज दरों का खेल तो साफ दिख रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, है ना? असली फर्क तो तब दिखता है जब कोई कर्ज चुका नहीं पाता। बिल्कुल। यहाँ तो कॉर्पोरेट और आम आदमी के लिए जैसे 2 अलग-अलग देशों के कानून हैं। 2 अलग दुनियाएं हैं। बिल्कुल। सोचिए किसी ने 50,000 या लाख रुपए का लोन लिया और किसी मजबूरी से वो चुका नहीं पा रहा, तो क्या होता है? बैंक उस पर दबाव डालता है, उसके घर रिकवरी एजेंट भेजे जाते हैं जो अक्सर बदतमीजी करते हैं, उसे सामाजिक तौर पर अपमानित किया जाता है और सबसे बड़ी चोट लगती है उसके सिबिल स्कोर पर। सिबिल स्कोर, जो एक तरह से किसी भी व्यक्ति का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है, अगर वो खराब हो गया तो भविष्य में कहीं और से कर्ज मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सही कहा। स्रोत में तमिलनाडु के एक दिव्यांग लड़के का बहुत ही दर्दनाक उदाहरण दिया गया है। अच्छा। उसने पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था लेकिन नौकरी नहीं मिली तो चुका नहीं पाया। बैंक ने उसका कर्ज एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया। उस कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने उसे फोन पर और घर आकर इतना परेशान और अपमानित किया कि उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। हे भगवान। छोटे कर्जदारों के साथ इस तरह का कठोर व्यवहार बहुत आम बात है। ये सुनकर ही सिहरन होती है। और दूसरी तरफ जब कोई बड़ा कॉर्पोरेट हजारों करोड़ का कर्ज लेकर नहीं चुकाता, तब क्या होता है? तब तो रिकवरी एजेंट उनके दरवाजे पे नहीं आते होंगे। रिकवरी एजेंट तो छोड़िए, उनके लिए बिल्कुल अलग एक वीआईपी रास्ता बनाया गया है। वीआईपी रास्ता? हाँ, उसे कहते हैं हेयर कट। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी के तहत होता है और मामले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में जाते हैं। हेयर कट, ये सुनने में तो बड़ा सरल शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बैंक अपने कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस माफ कर देता है। माफ कर देता है? हाँ। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ का कर्ज लिया और वो डूब गई, तो बैंक कहेगा ठीक है, तुम 100 करोड़ नहीं दे सकते तो बस 10 करोड़ दे दो, बाकी 90 करोड़ हम भूल जाते हैं। वो जो 90 करोड़ माफ हुए वही हेयर कट है। इसके भी कुछ उदाहरण हैं हमारे पास? बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। अनिल अंबानी की एक कंपनी पर बैंकों का 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। 46,000 करोड़? जी। और जानते हैं मामला कितने में निपटा? सिर्फ 453 करोड़ रुपए में। क्या कह रही हैं आप? 46,000 करोड़ का कर्ज सिर्फ 453 करोड़ में? ये तो 99% से भी ज्यादा का हेयर कट हो गया। हाँ, इसी तरह वेदांता समूह पर 72,000 करोड़ का बकाया था जो 95% हेयर कट के साथ निपटाया गया। एक मिनट, 95% हेयर कट मतलब अगर किसी ने 100 रुपए का कर्ज लिया तो बैंक ने कहा कि तुम बस 5 रुपए वापस कर दो, बाकी 95 हम भूल जाते हैं। बिल्कुल यही। ये कानूनी तौर पर कैसे मुमकिन है? बैंक इतने बड़े घाटे को कैसे सह लेता है? यही तो चौंकाने वाली बात है। ये आईबीसी कानून के तहत पूरी तरह से मुमकिन है और हो रहा है। और जब हम इसे बड़ी तस्वीर में देखते हैं तो आंकड़ा और भी भयावह हो जाता है। स्रोत के मुताबिक पिछले 10 सालों में बैंकों ने 16.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बट्टे खाते में डाले हैं, मतलब उन्हें राइट ऑफ किया है। 16
16 लाख करोड़। और इस विशाल रकम का 83% हिस्सा सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स का था। ये तो अविश्वसनीय है। जब देश में किसानों की कुछ हजार करोड़ की कर्ज माफी पर इतनी बहस होती है, तो ये आंकड़ा उस पूरी बहस को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। एक तरफ कुछ हजार के कर्ज के लिए जान चली जाती है, दूसरी तरफ लाखों करोड़ों का कर्ज बड़े आराम से माफ हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि सिस्टम में ऐसी क्या खामी है जो इतने बड़े पैमाने पर यह सब होने दे रही है? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की गलती है या पूरी बनावट में ही कोई दिक्कत है? स्रोत में 2 बहुत बड़ी वजह बताई गई हैं। पहली है सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की भारी कमी। स्टाफ की कमी? हाँ, बहुत ज्यादा कमी। काम का बोझ इतना ज्यादा है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक आंकड़ा आपको बताती हूँ। HDFC जैसे बड़े प्राइवेट बैंक में एक कर्मचारी औसतन 359 ग्राहकों को संभालता है। ठीक है, 359। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक कर्मचारी पर 2119 ग्राहकों की जिम्मेदारी है। 2119 यानी SBI के एक कर्मचारी पर HDFC के कर्मचारी से लगभग 6 गुना ज्यादा बोझ है। बिल्कुल। जाहिर है, ऐसे में वो हर छोटे लोन की फाइल पर उतना ध्यान नहीं दे पाएगा। यही होता है। जब एक ब्रांच मैनेजर को साल में 100 करोड़ का लोन बांटने का टारगेट मिलता है, तो उसके लिए 1000 लोगों को 10-10 लाख के छोटे कर्ज देने से कहीं ज्यादा आसान होता है कि वो किसी एक बड़ी कंपनी को 100 करोड़ का लोन दे दे। सही बात है। टारगेट भी पूरा और कागजी कार्रवाई भी कम। बिल्कुल। इस दबाव में छोटे कर्जदार पीछे छूट जाते हैं। ये तो हुई पहली वजह। और दूसरी बड़ी खामी क्या बताई गई है? दूसरी खामी है निगरानी और जवाबदेही का खत्म हो जाना। स्रोत बताता है कि 2014 के बाद से सरकारी बैंकों के बोर्ड से ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों को हटा दिया गया है। अच्छा। तो ये यूनियन प्रतिनिधि बोर्ड पर करते क्या थे? क्या उनके होने से कोई खास फर्क पड़ता था? बहुत फर्क पड़ता था। ये प्रतिनिधि एक तरह से अंदर के विसल ब्लोअर या कहें कि वॉचडॉग का काम करते थे। वॉचडॉग? हाँ। जब भी बोर्ड में किसी बड़े लोन को मंजूरी देने की बात होती थी, खासकर अगर उसमें कोई गड़बड़ी नजर आती, तो ये प्रतिनिधि सवाल उठाते थे, विरोध करते थे। उनके हटने के बाद से स्रोत के शब्दों में बैंकों के बोर्ड पूरी तरह से अपारदर्शी हो गए हैं। मतलब कोई देखने वाला ही नहीं है। हाँ, अब बड़े बड़े कर्ज बिना किसी ठोस सवाल जवाब के पास हो जाते हैं। तो अगर समस्याएं इतनी गहरी और ढांचागत हैं, तो क्या स्रोत में कोई रास्ता भी सुझाया गया है? इस स्थिति को ठीक कैसे किया जा सकता है? हाँ, कुछ बहुत ही व्यावहारिक और ठोस सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहला और जरूरी है बैंकों की शाखाएं और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना। स्टाफ बढ़ाना? जी। आज भारत में औसतन 11,000 लोगों पर सिर्फ एक बैंक की ब्रांच है, जबकि विकसित देशों में ये आंकड़ा 3,000 से 5,000 लोगों का है। ज्यादा कर्मचारी होंगे तो वे छोटे कर्जदारों पर ध्यान दे पाएंगे। ये तो लोगों तक पहुंच बढ़ाने की बात हुई। ब्याज दरों और कर्ज देने की नीतियों के बारे में क्या सुझाव है? सुझाव है कि जमाकर्ताओं को उनकी बचत पर बेहतर ब्याज दर दी जाए, ताकि उनका पैसा महंगाई के सामने घटे नहीं। साथ ही प्राथमिकता क्षेत्र के कर्ज यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के पुराने नियमों को फिर से लागू किया जाए। पहले एक नियम था कि समाज के सबसे कमजोर तबके को 4% की रियायती दर पर कर्ज दिया जाए, उसे बहाल करने की बात कही गई है। और एक ऑन लेंडिंग की प्रथा को रोकने का भी जिक्र था। ये क्या है? ये एक बहुत दिलचस्प चीज है जो आजकल हो रही है। ऑन लेंडिंग का मतलब है कि बैंक अपना पैसा सीधे जनता को कर्ज पर देने के बजाय दूसरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी NBFCs को दे देते हैं। अच्छा, तो पैसा NBFCs को जाता है? हाँ। फिर ये NBFCs उसी पैसे को आम लोगों को बहुत ऊंची ब्याज दरों पर, जैसे 18% से 24% पर कर्ज देती हैं। इसमें बैंक का खतरा कम हो जाता है, लेकिन आम आदमी की जेब कटती है। स्रोत का सुझाव है कि इस प्रथा को रोका जाना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। सरकारी बैंक जो कभी सेवा के लिए बने थे, वो अब सिर्फ मुनाफे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आम आदमी और बड़े कॉर्पोरेट के लिए कर्ज लेने और न चुका पाने के नियम और नतीजे बिल्कुल अलग हैं। और सिस्टम के अंदर कर्मचारियों की कमी और निगरानी के अभाव ने इस खाई को और भी चौड़ा कर दिया है। बिल्कुल। स्रोत का जो अंतिम विश्लेषण है वो इस पूरी स्थिति को एक लाइन में बयां करता है। उनका तर्क है कि ये पूरा सिस्टम मुनाफे का निजीकरण और घाटे का समाजीकरण के सिद्धांत पर चल रहा है। मुनाफे का निजीकरण और घाटे का समाजीकरण, इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? इसका मतलब है कि जब फायदा होता है तो वो निजी कंपनियों की जेब में जाता है,
लेकिन जब हजारों करोड़ के लोन डूबते हैं यानी घाटा होता है, तो उसका बोझ पूरे समाज पर डाला जाता है। क्योंकि सरकारी बैंकों का पैसा आखिरकार जनता का ही पैसा है। बिल्कुल। तो घाटे को हम और आप मिलकर भरते हैं, जबकि मुनाफा कुछ चुनिंदा लोग ले जाते हैं। जनता के पैसे का इस्तेमाल बड़े कॉरपोरेट्स को सस्ती दरों पर फंड करने या फिर विफल हो रहे निजी संस्थानों को बचाने के लिए हो रहा है, और इसका सारा जोखिम आम जनता उठा रही है। ये वाकई एक गंभीर बात है। स्रोत में एक जगह आज की भारतीय बैंकिंग स्थिति की तुलना उन हालात से की गई है जिनकी वजह से 2008 में अमेरिका में भयानक वित्तीय संकट आया था। जी। ये अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। क्या वो सिस्टम जो कभी आम जनता की सेवा और देश के विकास के लिए बनाया गया था, अब सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हितों को पूरा करने का एक जरिया बन गया है? और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अगले 10 सालों में भारतीय बैंकिंग का भविष्य कैसा होगा?